हाँ जी, तो आवाज वगैरह प्रॉपर है ना प्रॉपर, बिल्कुल सब चीजें ठीक है। हाँ, तो आंसर लगाओ पहला। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट, फल का कौन सा भाग, सॉरी फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। जरा आंसर लगाना इसका। अंडाणु होता है, ओव्यूल होता है, पेटल होता है, या आपने कहा वर्तिकाग होता है। कौन सा भाग है जो यहाँ पे फल में मतलब फल में कन्वर्टित हो जाता है। ठीक है, बताओ जरा कौन सा वाला भाग है, जल्दी लगाइए आंसर। हाँ भाई बताओ जल्दी से, कौन सा राइट है। आवाज आ रही है प्रॉपर, ठीक है, क्लियर है ना भाई। चलो बिल्कुल ठीक है, चलो सभी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो आंसर बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए, कौन सा भाग जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें तो डिम्ब होते हैं, तुमने आंसर गलत लगाया है, उसमें तो डिम्ब पाए जाते हैं ना। अब ये बात ध्यान रखना, जिसमें फ्लावर नहीं होंगे उसमें फल भी तो नहीं होगा, उसमें कोई फ्रूट नहीं होगा। फ्लावर के बिना कोई फ्रूट तैयार नहीं हो सकता, है ना। तो इसी प्रकार से ये अंडा से अंडाणु, ये आपने कहा ये पेटल है, ओव्यूल है, ओवरी, तो ओवरी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। इस ओवरी की वजह से ये क्या होता है, जो फ्लावर है ना डेवलप हो जाता है एक फ्रूट में। ठीक है, यहाँ पे बीच वाले पार्ट में आप कह सकते हो होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, व्हाट द प्योरिटी लेवल ऑफ द इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स। आवर्त बीजी पौधों में एंडोस्पर्म और गुणसूत्री स्तर क्या होता है। इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, गुणसूत्री बोलते हैं, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या आपने कहा चाहे तो गुणसूत्री होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा राइट है, बोलो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसको हम क्या नाम देंगे, बताओ। क्या नाम देते हैं हम इसको, डिप्लॉइड का नाम देते हैं। अच्छा, इसको इसके बारे में तो हमने तुम्हें बता दिया था कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इंडोस्पर्म क्या होंगे। देखो फूल, तना, पत्ती वगैरह तुम्हें सब कहाँ पाया जाएगा, बताओ। ये सारा तुम्हें एंजियोस्पर्म में होगा ना, ये सभी आपका एंजियोस्पर्म के अंदर ही पाया जाएगा। बोलो, इसी में ही मैम प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो तना भी है, आप कह सकते हो यहाँ पे फ्लावर भी है। फ्लावर है तो भैया फूल भी, मतलब फ्लावर है तो फल भी आने की क्षमताएं है ना, फल भी आ सकता है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। टिप्लॉइड आंसर आ रहे हैं, बहुत सही, बिल्कुल त्रिगुणसूत्री होते हैं, है ना। टिप्लॉइड वाला ऑप्शन जो आपने लगाया बिल्कुल राइट है। ठीक है, त्रिगुणसूत्री ही पाए जाते हैं, ये एक गुणसूत्री नहीं होते हैं। जो ए लगाने डिप्लॉइड नहीं होता है, ये दूसरा कारण होता है इसका। और जरा नेक्स्ट पे पूछा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के जनक कौन जाने जाते हैं। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, आपने कहा हार्गो डी हुई है, वाटसन एंड क्रिक है। बताओ जरा जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट है, किनको हम बोलते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया आंसर जो लगा रहे हैं मैम, ये चार्ल्स डार्विन है। अच्छा, इन चार्ल्स डार्विन, ये तो नेचरिस्ट हैं भाई, प्रकृतिवादी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला नहीं होगा, तुमको ही पहले बता दिया था भाई। अनुवांशिकी की जेनेटिक पूछ रहे थे मैम, जेनेटिक के लिए डार्विन आएंगे, मेंडल आएंगे ना, क्यों भाई मेंडल ही तो आएंगे ना, काहे तुम इसको लगा देते उठा के, इसमें भी तुम्हें दिक्कत आ रही है ना। तो यहाँ पे जो मेंडल जी हैं, मेंडल जी ने ही अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हीं को ही बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना तुम। अब ये तुम्हारी रिवीजन क्लास किस लिए है भाई, गलत कर दिए तुम, जबकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बताया, आपने कहा, हमने कहा इसको मेंडल को बताया। ठीक है, इन्होंने मटर के उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट लगाओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी आज के सेक्शन में तुमने डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्या क्या डिफरेंशिएट इन दोनों में पाए जाते हैं, है ना, किस प्रकार से चीजें दोनों में चल रही होती है, क्या एडनिन होता है, क्या थाइमिन होता है। तो ये पूछ रहे हैं डीएनए का फुल फॉर्म, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो आपने कहा ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, गलत है क्या इसमें कुछ भी, बहुत सही। चलो और नेक्स्ट पे जरा पूछा है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। आपने कहा पेनिसिलिन उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से लगाओ बिल्कुल।
तुम्हारे बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए तुम्हें, ठीक है। आंसर लगाओ इसका। आपने कहा मैम एस्परगिलस होता है, पैलेस्टियन नटेटम होता है, राइजोपूस होता है। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पेनिसिलिन उत्पादन में कौन सा एक सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। बताओ बताओ जल्दी से कौन सा राइट है। बिल्कुल ठीक, जो बी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन नोटाटम बोलते हैं। क्या नाम दिया हमने इसको, पेनिसिलियम नोटाटम। यही होता है मैम, यही होता है, इसी का हम यूज पेनिसिलिन के उत्पादन में करते हैं। ठीक है, क्लियर है, बताओ सही है ना। और नेक्स्ट पे, विच डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग यहाँ पे देखा जाता है, बताओ जल्दी से। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग देखा जाता है। क्या आप बोल सकते हो मैम वो ट्यूबरक्लोसिस होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, या वो डेंगू होता है। बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना। अब मैम ये पैथोजन पूछ रहा है, हमने कहा ये बात कर रहा है पैथोजन की, ठीक है। वो कौन है मैम, आपने कहा वो है प्लाज्मोडियम। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लाज्मोडियम किसके लिए मैम, वो मलेरिया के लिए होता है, ध्यान रखना मलेरिया है, ठीक है। ये एक परजीवी होता है, ये किसके कारण फैलता है, तो मैम आप कह सकते हो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलेगा, ठीक है। इस परजीवी प्रोटोजोआ के कारण ही ये फैलता है, और इसका पैथोजन क्या है मैम, ये है प्लाज्मोडियम। क्लियर है कि नहीं, बताओ। बी वाला ऑप्शन राइट है ना, राइट है ना। ट्यूबरक्लोसिस बता रहे हो 6 रोग, लेकिन मैम ये आता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से, तपेदिक बोलते हो, ये आता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से, माइकोबैक्टीरियम, ये इसकी वजह से आता है, ये इसका पैथोजन है, ये ध्यान रखना। इधर तुमने गलत कर दिया, ये बाई एयर की वजह से फैलता है, और आपका मलेरिया आपकी इसकी वजह से, मॉस्किटो बाइट की वजह से फैलता है, एनोफ्लिस मच्छर की वजह से ये मलेरिया फैलता है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताओ। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट पे, विच एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है। कोई एंजाइम होता है उसके डबल हेलिक्स को खोलने के लिए होता है, कोई बंद करने के लिए होता है ना। क्या क्या चीजें पाई जाती है, बताओ। डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, लिगेज बोलेंगे, या आप बोलते प्रतिबंध एंजाइम बोल सकते हैं, या उसको हेलिकेज बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। विच एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, बताओ कौन सा राइट है। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है, चलो ऐसे ही लगाओ आंसर, समझ में तो आ रहा है कम से कम। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो अच्छा लिगेज लगा रहे हो, लिगेज नहीं होता, सी वाला रिस्ट्रिक्शन। देखो आज के चैप्टर में ही हमने तुम्हें अच्छे से समझाया था, फिर तुम गलती कर दिए है ना, तय गए ना। प्रतिबंध एंजाइम इनको कहा जाता है, काटने के लिए कौन सा एंजाइम है, तो आप कह सकते हो मैम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है, जो आपके क्या करता है डीएनए को काटने के लिए है, ठीक है। विच स्थानों पर। अब नेक्स्ट लगाइए, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोबैक्टीरियम ट्रांसफ्यूजन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। एर्गोबैक्टीरियम ट्रांसफ्यूजन क्या क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या उपयोग होता है। आपने कहा इट इज ए क्लोनिंग फैक्टर, ये एक क्लोनिंग वाहक होता है, या आप बोल सकते हो या एक रोग उत्पन्न करने वाला, इट इज अ डिजीज काउंटिंग बैक्टीरियम, या इट इज यूज्ड इन जेनेटिक सीक्वेंसिंग, ये जीन का अनुक्रम में प्रयोग किया जाता है। इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, वह नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु होता है। अब बताओ तुम यहाँ पे कौन सा राइट है, कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे रोल क्या है, आर्गोबैक्टीरियम। अच्छा तुम्हें बड़ा ध्यान रहता है हर चीज का, ठीक है, समझ लिए, समझे हैं बिल्कुल। चलो राइट है, हाँ बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, हमने कह दिया तुम्हें तो। बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है, अब यहाँ तुम्हें हमेशा आ गया और बैक्टीरियम की ट्रांसफ्यूजन के रूप में आया, अभियंत्रिकी के रूप में आया, इंजीनियरिंग के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तो तुम बोल दोगे इट इज अ क्लोनिंग फैक्टर। ये क्या है, क्लोनिंग वाहक है, ठीक है, क्लोनिंग फैक्टर है, बिल्कुल ठीक है। आप जो बी लगा रहे थे, एक बात बताओ, या एक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, ये तुम्हें जीवाणु लग रहा है,
ये तुम्हें जीवाणु लग रहा है, बताओ। इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर, ध्यान रखना इस बात को तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगाओ इधर। विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? अब ये क्वेश्चंस मिक्स हैं। अरे भाई तुम्हें भी हैप्पी होली इन एडवांस। रंगों का त्योहार तुम सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। अच्छा चलो, ढेरों शुभकामनाएं तुम सभी को भी। हैप्पी होली टू ऑल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? जब बताओ जल्दी से। हाँ हाँ लगाओ जल्दी से इसका आंसर। क्यों नहीं खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखो जो आंसर लगा रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ पे वो गैस पूछा है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यार ये वार्मिंग के लिए ऑक्सीजन नहीं हो सकती। ऑक्सीजन तुमको चाहिए, तुम्हारी बॉडी को चाहिए। वो नहीं चाहिए, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ये मुख्य रूप से, है ना। तो सी वाला ऑप्शन राइट है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट लगाओ जरा। पूछा है कि विच टाइप ऑफ बायोडिवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ जीन्स इन ए स्पीसीज? कौन सा जैव विविधता प्रकार का एक प्रजाति है जिनमें जीन की विविधता को दर्शाया जाता है? प्रजाति विविधता हम बोल सकते हैं, मतलब स्पीसीज डिवर्सिटी, जेनेटिक डिवर्सिटी या इकोसिस्टम डिवर्सिटी, या आप बोल सकते हो फंक्शनल डिवर्सिटी। क्रियात्मक विविधता होती है, परिस्थिति तंत्र विविधता, अनुवांशिक विविधता या प्रजाति विविधता। क्या नाम देंगे हम इसको? विच टाइप ऑफ बायोडिवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ जीन इन ए स्पीसीज? हाँ आंसर कौन सा है बताओ जल्दी से। अब इसमें वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें डिटेल में बताने की कोई जरूरत है क्या? होगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा ऑलरेडी। मजा आ रहा है? सेक्शन को शेयर करते चलना और सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर से कर देना, हम भी तो जाने समझ में आ रहा है कि नहीं। यही तो एक आंसर होता है, ठीक है। आ रहा है? हाँ इसका आंसर कौन सा होगा बताओ जल्दी से। बिल्कुल चलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल जेनेटिक डिवर्सिटी ही होता है। अभी जीन्स की बात आ रही है तो बेटा यहाँ जेनेटिक डिवर्सिटी ही होगा ना, अनुवांशिक विविधता ही तो होगी। ये किस प्रकार की विविधता को दर्शाएगा? तो ये मैम अनुवांशिक विविधता को दर्शाएगा, है ना। ठीक है चलो, ए बी वाला ऑप्शन राइट है। ये सारे इकोसिस्टम वाले सब ढह गए। और द नेक्स्ट पे, विच ऑर्गन सेक्रेट इंसुलिन? इंसुलिन का स्राव कौन सा अंग करता है? लीवर, पेनक्रियास, लीवर या किडनी या स्टमक? बताओ जल्दी से कौन सा अंग करेगा इसका स्राव? बताओ जल्दी से, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन राइट है। आपने कहा ये पाइप ऊपर से आई, ये रहा तुम्हारा आमाशय, ये रहा तुम्हारा लीवर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस प्रकार से गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है और यहाँ पे आके तुम्हारे पत्ती नुमा आकार की ये लगी हुई होती है पेनक्रियास, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? बताओ बोलो, आ रहा है कि नहीं? अब ये इतना मैम क्यों बनाया? अब इतना तुम्हें समझाने के लिए बनाया, ठीक है, कि ये इंसुलिन नामक जो है ये अंग कौन सा स्राव करेगा? तो ये तुम्हारा करेगा बेटा जी, ये करेगा आपका पेनक्रियास। यही तो है पेनक्रियास, ये है अग्नाशय। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्टिंग की है, इसी से आप बोल सकते हो मैम बीटा सेल से निकला इंसुलिन, और आपने कहा वो होता है ग्लूकागन, ठीक है, ग्लूकागन। ये दो यहाँ पे निकले हुए होते हैं। ये होता है आपकी, अगर इसकी कमी हो जाए तो आप कह सकते हो मैम इसको डायबिटीज हो गया। जिस व्यक्ति को इस चीज की कमी हो जाएगी उसको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह रोग हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्लूकागन भी तो बैठा है ना कंट्रोल करने के लिए। अब ग्लूकोज की स्थिति ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ग्लूकोज को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब यही तो ज्यादा हो जाएगा तो इसको डायबिटीज होगी कि नहीं होगी? मधुमेह हो गया, हो गया, इसीलिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो आपने कहा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्राव होता है, इसका सिक्रीट करता है। क्लियर है? बताओ। हाँ जी नेक्स्ट लगाओ। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, एब्यूलाई बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये बेचारा किडनी है मान लो, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है मैम? ये किडनी है। दो किडनी लगी हुई होती है, तुम्हें पता है, जोड़े में पाई जाती है। अब एक किडनी, जैसे इन सब की बीमारियों में क्या होता है, किडनी में क्या है? आपने कहा ये किडनी है आपकी दो, ठीक है, ये किडनी है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लगा? ब्लेडर लगा हुआ होता है, समझ में आ रहा है। अब बाकी जो अंदर की चीजें होती हैं, आपने कहा बाहर की लेयर होती है, उसको आप कार्टेक्स बोलते हैं मैम, उसको हम कार्टेक्स बोलते हैं। जो अंदर की लेयर होती है उसको हम मेडुला का नाम देते हैं।
बोला या नहीं? मेडुला का नाम दिया, बिल्कुल दिया। अभी रिवीजन क्लास किस लिए है? क्योंकि हम जितने चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, जितने टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं, उनके जो एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनको हम क्लियर कर रहे हैं। इस रिवीजन क्लास से तुम्हें क्या है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा जो ये टॉपिक्स हमने क्लियर कर रखे हैं तुम्हारे दिमाग में फिट हो रहे हैं, उठ जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, छोटे छोटे यूनिट है सेल्स की, चाहे वो आपकी किडनी की हो, लीवर की हो, वो तुम्हारे को बिल्कुल उठ जाएगी। ठीक है, ताकि जब और भी बैच जब स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें आसान हो जाएगा उसको समझना। ये कहने का मतलब सिर्फ है, वरना बाकी जो बैठे हुए उनको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी है, इसको भी तो ले जाने का काम करेगा ना। हमेशा देखो ध्यान रखना, इसके अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये तुम्हारा वर्क करता है, कौन तुम्हारा क्या तत्व जाएंगे अंदर, ठीक है, वो सारा वर्क तुम्हारा नेफ्रॉन करता है। तो आपने कहा द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, न्यूरॉन तो आपकी ब्रेन की होती है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन तो आपने कहा वो होती है न्यूरॉन, छोटी सी क्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट पे, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत करने वाले वो व्यक्ति कौन से थे जिनको नेचर से बड़ा प्यार था, प्राकृतिक चीजों से बड़ा प्यार था, हरे पेड़ पौधे से बड़ा, नेचर ही है ना, बोलो, नेचर से तो प्यार होता ही होता है, सब सुंदर सी चीजें हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक चीजों से उनको बड़ा लगाव था, तो वो व्यक्ति वो कौन से हैं? बिल्कुल ऑफकोर्स डार्विन जी ही होंगे, बिल्कुल ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो आंसर लगा रहे हो बिल्कुल ठीक है, चार्ल्स डार्विन ही है जिनको नेचर से बड़ा लगाव था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, द ओरिजिन स्पीसीज इनके क्या होते हैं, बुक भी थी जिसमें इन्होंने बाकी डिटेल में स्टडी किया था, तो सब उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट पे, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स इन अर्थ वेयर मोस्ट लाइकली, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन के रूप में कौन हमें दिखाई दिया था? बहुकोशिकीय जीव दिखाई दिए थे। आपने कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम्स थे, सिंगल प्रोकैरियोटिक थी, एकल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक थी, आपने कहा फंगस या प्लांट्स है। आपने कहा दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है? जो मैम जिनके अंदर न्यूक्लियस, आप कह सकते हो मैम पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होता है, नहीं डेवलप नहीं होता, यूकैरियोटिक में वो क्रिया होती है। ठीक है, वो होते हैं मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही। हाँ, तो इसका आंसर लगाओ, जो पृथ्वी पर कौन से जीव के रूप में सबसे पहले आए थे? बिल्कुल सही जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो ये थे सिंगल सेल, यही तो आए थे सबसे पहले, जो डेवलप नहीं थे उनको हमने प्रोकैरियोटिक बोला है ना। प्रो का मतलब ही होता है प्रथम, प्रो का मतलब ये होता है प्रथम, जो सबसे पहला है, जिसके अंदर ये जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो अच्छे से वेल डेवलप नहीं था। ठीक है, अब न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा धारीनुमा संरचना पाई जाती है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर मैम डीएनए। अब डीएनए तुम्हारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाला वही नहीं, अब तो न्यूक्लियस ही नहीं क्लियर है, तो क्या चीजें क्लियर होंगी बताओ? सिंगल ही तो है ना, सी वाला राइट है। और नेक्स्ट पे, व्हाट इज द टर्म ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की कार्य क्या कहते हैं? जीवों बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं, आरडीएनए बोलते हैं, सीडीएनए, इन सभी को बिल्कुल चीजों से अच्छे से तुम्हें डीएनए आरएनए बता दिया है, तो क्लियर है? बताओ जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से, व्हाट इज द टर्म फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम्स? अच्छा, क्लियर हो जाना चाहिए। ओहो, इनका इनका तो जब क्लास चलेगी तब ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी से, व्हाट इज द टर्म ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम्स? बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा होगा? बिल्कुल ऑफिशियल सी बात है, इसको मैम क्या बोलेंगे? जीएमओ बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मैम? जीएमओ हमने इसको किस लिए बोला? क्योंकि मैम ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन? बीटी कपास का जो मुख्य लाभ होता है वो क्या होता है? सूखा प्रतिरोध होता है, कीट प्रतिरोध का काम होता है, बताओ जल्दी से कौन सा होता है? क्लियर करना है जीएमओ।
अरे जीएमओ एक पौधा होता है, वो चाहे जानवर हो सकता है, कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो जीएमओ में अनुवांशिकी सामग्री बदल जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। उसी के बीटी पौधे एक उदाहरण होते हैं, जरा लगाओ जल्दी से इसका। अब वही है बीटी पौधा, है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है मैम। ये कीट प्रतिरोध मतलब कि पेस्ट रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, बीटी का पास, ध्यान रखना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट लगाओ, एचआईवी प्राइमरली अटैक्स विद सेल इन द ह्यूमन बॉडी। एचआईवी मुख्य रूप से मानव शरीर में किस कोशिकाओं पर हमला करता है? सबसे पहले एचआईवी पॉजिटिव होंगे उसको बोलो कि एड्स हो गया, एड्स हो चुका है उनको, है ना। आपने कहा वो सबसे पहले किसको खराब करेंगे? लाल रक्त कोशिकाओं को करेंगे या श्वेत रक्त कोशिकाओं को करेंगे? इनका वर्क होता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर का, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करती हैं ये किसके अंदर? ब्लड के अंदर, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती हैं। अब जब ये एचआईवी जिनको होता है, ये होते हैं ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है मैम? इम्यून के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें, है ना। तो सबसे पहला जो एचआईवी होता है ये कौन से सेल पे अटैक करेगा? ये करेगा तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल को, तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देगा उसको, कि तुम्हारा जो प्रतिरक्षा का कार्य है वो कोई ना कर पाए। आप यही बेचारा तुम्हारे शरीर से क्या करता है? रोगों से बचाव करने वाला यही है, रोगों से बचाव करेगा, वायरस से बचाव करने वाला शरीर के अंदर यही साथ देता है तुम्हारा, तो इसी को सबसे पहले नष्ट करता है। क्लियर, ध्यान रखना। तो बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। और द नेक्स्ट पे, विच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब क्षय रोग में बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका आंसर दो तुम। एमएमआर का ये हमने बता दिया था तुम्हें, किसको हम बोलते हैं, है ना मैम। प्लीक क्या कहना चाह रहे हो भैया तुम? अच्छा, काला आजार का लिशमीनिया होता है, वो दूसरी जल से होता है वो, ठीक है, लिशमीनिया नाम होता है उसके। चलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, आया? ठीक है, अच्छा। देखो मज़ा आ रहा है, सेक्शन को शेयर भी करते रहना साथ में तुम, और लाइक तो ज़रूर से कर देना, हमें भी तो पता चले। अच्छा, MMS क्या होता है? MMS नहीं पता तुम्हें? डिजीज वाले चैप्टर में बताया था कि नहीं है? फिर तुम भूल गए, फिर तुम भूल गए। वो तो मैम एड्स के लिए, लीशा का ना जो टेस्ट होता है वो एड्स के लिए होता है, एचआईवी में होता है, ये इसमें नहीं होता। एमएमआर वैक्सीन होता है वो आपकी खांसी, आपने कहा खसरा हो गया उसको, एक प्रकार से आप बोल सकते हो मम्स हो गया, है ना। तो एमएस वो उसका लिए होता है, वायरल डिजीज ही है वो, रुबेला नामक भी होता है ना, उसी के लिए एमएमएस होता है, ठीक है। इसकी बात ये कर रहा है, आप बताओ जल्दी से। हाँ, बीसीजी, बिल्कुल करेक्ट, बीसीजी जो आंसर लगा रहे बिल्कुल ठीक है। क्षय रोग को बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। और द नेक्स्ट पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी गर्भ निरोधक तरीका है? आपने कहा वो नसबंदी है, ट्यूबरक्लोमी होती है, कॉपर टी होता है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं होता है। बताओ जल्दी से, लगा बताइए जल्दी से। अस्थायी गर्भ निरोधक तरीका कौन सा होता है? बोलो। ठीक है, अरे ठीक है भाई, गलत नहीं है, कॉपर टी ही होगा, तुम शायद से कहो, लेकिन ये कॉपर टी ही होता है, कॉपर टी ही आपका स्थायी करने का तरीका होता है, ठीक है। हाँ, वो तरीके अलग हैं। क्लियर है, चलो समझ में आया। महिला नसबंदी, हाँ बिल्कुल ठीक, तो मैम इसको कॉपर टी बोला जाता है। और द नेक्स्ट पे, व्हाट इज द टर्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन आउटसाइड
द फीमेल बॉडी, महिला के शरीर में बाहर अंडे का निषेचन क्या कहलाता है? आपने कहा इन विवो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, विवो निषेचन कहलाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या आपने कहा वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि कृत्रिम चयन कहलाता है, या आप बोल सकते हो संकरण बोलते हैं उसको, हम क्या नाम देते हैं बताओ जल्दी से, कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड आउटसाइड इन अ फीमेल बॉडी? बिल्कुल जल्दी से लगाओ इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वीवो है, वेट्रो नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, वेट्रो ही होता है, वीवो नहीं होता, ठीक है। अच्छा हमने वीवो लगा दिया है, वेट्रो होता है ये, ठीक है। चलो वेट्रो होता है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यही आपके बोल सकते हो ना, बाहर की जो अंडे की फर्टिलाइजेशन होता है इसकी क्रिया कहलाता है निषेचन, ठीक है, वेट्रो होता है, वेंट्रो नहीं होता। और नेक्स्ट पे पूछे कि विच टाइप ऑफ इंटरएक्शन इन सीन ऑफ पैरासाइट्स, परजीविता में किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया होती है? बताओ जल्दी से, कौन सी क्रिया होती है इसमें? आपको बताओगे माइनस माइनस में होती है, कौन सी होगी? ये माइनस माइनस नहीं है। परजीविता किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया होती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। आधे देखो, ये 0 0 नहीं होगा भाई, ये होती है आपकी प्लस एंड माइनस दोनों ही, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सी वाला राइट है, पहले यहाँ पे क्रिया प्लस की होती है, ठीक है। हाँ होगी कि नहीं? गलत कर दिया क्वेश्चंस में, चलो कोई बात नहीं, ये तो लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है। और नेक्स्ट में पूछा है कि विच ऑफ एग्जांपल ऑफ फ्री सेक्शुअल स्पीशीज, अचिंतित प्रजाति के उदाहरण कौन सा है? हाथी, मनुष्य, जीवाणु या पेड़, कौन सा है? जल्दी बताओ जल्दी से। हाँ भाई, मनुष्य होगा क्या? नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, तुम पहले ह्यूमंस को ही ले आओ, अपने को ही ले आओ तुम, है एग्जाम्पल पूछ रहा है तुमसे, ही नहीं पूछ रहा, मनुष्य को लगाने को नहीं कह रहा। बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है ये। आज चलिए प्रजाति का एक उदाहरण, उसको हम जीवाणु बोल सकते हैं। भाई मनुष्य कैसे लगा दिया तुमने, सोचने की बात है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पे, विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट डीएनए, डीएनए आरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन बेस कौन सा है? डीएनए में नहीं पाया जाता, बोलो जल्दी से। यहाँ पे आपने कहा जैसे ये नाइट्रोजन बेस मतलब कि क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है, 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं, ठीक है। आपने कहा मैम पहला क्या होता है, ये तुम्हारा आपने कहा ये होता है डीएनए, ठीक है, ये होता है डीएनए, डबल हेलिक्स होता है। अब ये जो बेस लगे होते हैं ये आपस के बंध में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते ही नहीं होते हैं। पहले कौन सा होता है, अब ये भी तो बता दो जरा मैम। देखो पहले होता है, आपने कहा वो होता है एडेनिन, ठीक है, दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है, तीसरा होता है साइटोसिन, चौथा होता है आपका थायमिन, ठीक है। ये चारों आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डीएनए में, ठीक है। 4 डीएनए में पाए जाते हैं, 4 आरएनए में पाए जाते हैं। क्लियर, बोलो हाँ कि ना। तो ये आपके डीएनए वाले हो गए, आरएनए वाले आपके इधर हो गए, ये वाले हो गए। आपने कहा मैम एडेनिन भी पाया जाता है, एडेनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, इसमें साइटोसिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, यूरेसिल पाया जाता है। डिफ्रेंशिएट देखो कितना है, इधर पाया जाएगा तुम्हारा थायमिन और इधर पाया जाएगा तुम्हारा यूरेसिल, ठीक है, यही डिफरेंशिएट है। ये तुम्हारा आरएनए है, ये तुम्हारा डीएनए है, चारों चारों पाए जाते हैं, 4 4 दोनों में ही पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस। क्लियर है, बताओ, पूरा बता दिया। तो तुमने कहा पूछा था कि आरएनए में पाया जा रहा है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता, तो डीएनए में यूरेसिल कहाँ पाया जाता है बताओ, है क्या, बोलो, AGCT, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेसिल नहीं पाया जा रहा है, तो आपने कहा डी वाला ऑप्शन राइट है, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो ए है मतलब एडेनिन है, ये जुड़ा हुआ किससे होता है? आपने कहा ये थायमिन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि ये डीएनए है भाई, है कि नहीं, समझ में आया ना। चलो और नेक्स्ट पे, इन डीएनए एप्लीकेशन विच एंजाइम अनजिप्स द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम डीएनए की 2 धारियों को खोल देता है? अब ये 2 धारे जो डबल स्ट्रक्चर ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। आपने कहा मैम ये हो गया,
ठीक है, अभी खोलने वाला आपने कहा ये कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, हेलिकेज होता है, लिगेज होता है, प्राइमेज होता है, किसको हम क्या बोलेंगे नाम, जल्दी से बताओ। हाँ, इसके आंसर आ जाने चाहिए, बहुत सही। मजा आ रहा है ना, सेक्शन को शेयर कर देना ना, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आई एम न्यू बोल रहे हैं ये, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बताओ बताओ जल्दी से। रेप्लिकेशन, देखो ये रेप्लिकेशन तुम्हें हमने बताया, रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए टू डीएनए प्रोसेस, मतलब डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इसको हम हेलिकेस का नाम देते हैं, यही होता है, यही हेलिकेस क्या होता है आपकी, ये डीएनए में जो ये लगे हुए होते हैं इसको हम क्या करते हैं, खोल सकता है, ये एंजाइम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पे पूछे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही के उत्पादन में आमतौर पर वह कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग किया जाता है, बताओ जल्दी से। उसको हम क्या बोल सकते हैं, राइजोबियम बोल सकते हैं, या आपने कहा मैम उसको लैक्टोबीसिलस बोल सकते हैं, एस्परगिलस बोल सकते हैं, क्या नाम देंगे उसको हम, सैक्रोमाइसिस सरेबी भी बोल सकते हैं, क्या नाम देंगे बताओ, कौन सा वो बैक्टीरिया है, इनका तो पता है बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो लगा रहे हैं बिल्कुल यही वो होता है मैम, जीव छोटा सा दही वाला, ध्यान है, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको, सी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स फ्रूट ओपनिंग, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। चलो देखो, टेलीग्राम पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ऑलरेडी यहाँ पे पिन हो चुका है, तुम्हारा न्यू जो है चैनल आप बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की भी आईडी यहाँ पे लगा रखी है, तो इंस्टाग्राम को भी तुम फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिस पे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, तो वो तुम्हारे उसके लिए तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे पिन हो रखी है, तो तुम वहाँ पे डब पूछ सकते हो, ठीक है, हाँ, तो उसको फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। चलो इधर देखो, ऑक्सीजन हो सकता है, साइटोकिन बोलते हैं, जिब्रेलिन बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, कौन सा ऑक्सीजन है बताइए जल्दी से, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने वाला होता है, आपने कहा मैम कौन सा होता है, एथिलीन होता है, यही फल को पकाने में जिम्मेदार होता है, कहीं कहीं पे इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं फलों को कि वो जल्दी से पक जाए, ठीक है ना, एथिलीन होता है, बिल्कुल। चलो डी वाला ऑप्शन राइट है, नेक्स्ट लगाना, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट व्हाट वाज गिवन बाय, जैव विद द हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया, आपने कहा नॉर्मन वॉटसन ने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया, मेंडल जी ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, किसने दिया था बताओ, बताइए बताइए जल्दी से, ये क्या कह रहे हैं ये, आई एम न्यू, तो तुम सब्सक्राइब कर लो ना, तुम न्यू हो तो, समझ में आ रहा है ना तुम्हें, देखो लाइक कर दे चलना, कंजूसी तुम ना किया करो, खाली देखते रहते हो खाली, हाँ कुछ देखो, इतने समझदार हैं, आंसर्स भी देते रहते हैं, लेकिन ये आधे अब नाम लेते रहेंगे तो बीत जाएगा सब, ठीक है। बाकी तुम्हारी लाइव क्लास की टाइमिंग तुम्हारी 12-15 से है, ठीक, हाँ, डीएनए वाला ऑलरेडी अपलोडेड है, नेक्स्ट लगाओ जल्दी से लगाओ। अच्छा ए वाले, ए को लॉक कर दिया जाए, बोलो ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल ठीक है, जो नॉर्मल लगा रहे हैं नॉर्मल वाले, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल माइनस भी होते हैं ये। आइए जो नेक्स्ट पे पूछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, अब संकटग्रस्त तुम्हें गौरैया दिख रही है, हाउस पैरो होती है, इंडियन टाइगर भारतीय बाघ है, ये गाय है, कुत्ता है, कौन सा तुम्हें संकटग्रस्त है, इंडियन स्पीसीज है, बताओ इनमें से किसको संकट है सबसे ज्यादा, किस प्रजाति को है जो लुप्त हो चुकी है मैम, संकटग्रस्त है, आगे भी संभावना है कि मैम वो लुप्त हो सकती है बोलो कौन सी है, लुप्त तो नहीं है, अच्छा कौन सी है बताओ, संकटग्रस्त प्रजाति पूछ रहा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन देख लो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडर्ड स्पीसीज, स्पीसीज में तो ये है, अच्छा देखो बाघ भी है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपने कहा संकट मैम गेंडे पे भी आ रहा है, गेंडा भी आ रहा है, हाथी पे भी आ रहा है, गंगा डॉल्फिन पे भी आ रहा है, जो गंगा डॉल्फिन्स हैं उन पर भी संकटग्रस्त है ना, उन पर भी संकट मंडरा रहा है प्रजातियों पर, और भी कुछ पौधे भी तो है ना, हाँ हिमालय बटेर, हाँ हिमालय बटेर भी है, ये सब प्रजातियां हैं बिल्कुल, अभी लिस्ट देखने लगोगे तो तुम भाई, ठीक है, रेड लिस्ट में यही सब आ रखे हैं,
यही सब ज्यादा चूतियां होती हैं। तो आपने कहा मैम यहाँ पे इंडियन टाइगर, भारतीय टाइगर जो है, भारतीय बाघ है, उसकी संभावना संकटग्रस्त देखी जा रही है इस प्रजाति की। ठीक है, बाकी गंगा डॉल्फिन है, गैंडा है, हाथी है, ये सभी भी आपकी होती है। कुछ प्रकार के पौधे भी होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? आपने कहा एसिड रेन, अम्लीय जो वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आपने कहा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या आपकी सल्फर ऑक्सीडाइड हो सकती है, डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगी, मीथेन होगी। बोलो जल्दी से, बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन राइट है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखो सामान्य, अगर हम रेन की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे तो उसका पीएच कितना होगा मैम? उसकी पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो होता है 5.6। या बात, ये हम बात कर रहे हैं जनरल, मतलब सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है। ठीक है, अब ये 5.6 होता है, बिल्कुल होता है मैम। क्या डिफ्रेंशिएट आता है? देखो आंसर आ रहे, बढ़िया, बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। अम्लीय वर्षा में परिवर्तन, ये जो अम्ल वर्षा के साथ होती है मिलकर अम्लीय वर्षा का रूप ले लेता है। ठीक है, ये जब अम्ल मिलाया जाता है उसमें। हाँ, इसके स्रोत आप बोल सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ आंसर लगा रहे। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, बिजली घर, बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर हो जाती हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है, जो सीबी वाला ऑप्शन लगा रहे बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका देखा जाता है एसिड रेन में। क्लियर है? और द नेक्स्ट पे, विच ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच एटमॉस्फेयर लेयर, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? आपने कहा शोभमंडल में, टोपोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, मीसोस्फेयर में मतलब मध्य मंडल में पाई जाती है, थर्मोस्फेयर में पाई जाती है, तापमंडल में पाई जाती है। कहाँ ये ओजोन परत पाई जाती है? जरा इसका आंसर लगा देना, बताओ बताओ जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ, अभी आगे भी लगाएंगे तब ध्यान देना, इधर लगा लो तुम। समता मंडल, बिल्कुल ठीक है, जो आप बता रहे हो समता मंडल, यही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, यही हमारी जो ओजोन परत है वही पाई जाती है, बिल्कुल क्लियर। जो स्ट्रेटोस्फेयर लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। और द नेक्स्ट पे, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन ह्यूमंस, मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, गर्भाशय, फलोपियन ट्यूब या योनि? वजाना में होता है, बताओ कहाँ होता है, कहाँ होएगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, यूट्रस, ओहो, यूट्रस में होता है। देखो देखो, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है ह्यूमंस में, आप बोल सकते हो फिलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होती है। ये जो फिलोपियन ट्यूब लगी हुई होती है, ठीक है, यही होती है स्टार्टिंग में सबसे पहले। आपने कहा इसके द्वारा ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है ना? तो भाई काहे कंफ्यूजन कर रहे हो तुम? यूट्रस में कहा? यूट्रस में तो जाके बैठ जाएगा, तुम ही यूट्रस से आए हो। गर्भाशय, इसको हम यूट्रस का नाम देते हैं, इसी के अंदर हम बैठे हुए थे, इसी के अंदर डेवलप होता है कि एम्ब्रॉय का। ठीक है, तो इसको तुम भूल से में मत लगा देना, इसकी ब्लास्ट वाली स्टेज क्रिया होती है, फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अभी उसकी क्रिया नहीं है, ये तुमने लगा दिया उठा के। नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन, स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बताओ, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन? आपने कहा एस्ट्रोजन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा है जिम्मेदार है जो आप कह सकते हो स्तनपान के लिए, दूध निष्कासन के लिए? बोलो भाई। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये बाद में आता है। देखो ये तुम्हारा कह सकते हो मैम साइकिल के लिए जिम्मेदार है, ये एम साइकिल के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन ये लव हार्मोन होता है, ये लव हार्मोन है मैम, यही आपकी जब ये स्क्रीज होगा तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ये लैक्टेशन में, मतलब ये दूध इंजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है, ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। आई नेक्स्ट पे, और जरा, व्हाट द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? एक्सॉन, न्यूरॉन या डेंड्राइट है, स्नेप्स होती है? बताओ जल्दी से, कौन सा राइट है? अब एक तंत्रिका, तंत्रिका भी लगा लो, तुम्हारे को सारे यहीं पे नजर आते हैं। ठीक है, हाँ भाई,
तंत्रिका तंत्र पे क्या है भाई, जल्दी से लगाओ। बिल्कुल ठीक है। बात यहाँ पे आ रही है नर्वस सिस्टम की भाई, नर्वस सिस्टम की। और नर्वस सिस्टम में पास सीएनएस और पीएनएस की हमने की थी ना, वो तो डिटेल में हमने तुम्हें बता दिया है। इसको यूनिट को हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन, सॉरी न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और द नेक्स्ट पे पूछे विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और संवहन को नियंत्रित करता है। वो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा या हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट है जो तुम्हारा बॉडी मतलब बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करता है, संतुलन को बनाए रखता है, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी। अच्छा, सेरिबेलम होता है क्या, सेरिबेलम होता है? अरे नहीं भाई, सेरिबेलम होता है भाई, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम वाला पार्ट जिसको छोटा मगज बोलते हो पीछे होता है। ये तुम्हारे पूरी देखो, ये मसल्स पे, ये मसल्स पे आपकी कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके साथ क्या होता है, जो मडुला, ये आपने कहा सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ना, ये अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब ये थोड़ा स्थिर नहीं रहता, बैलेंस में नहीं देता। अब बैलेंस किसको कर रहा है, तुम्हारे मसल्स को कर रहा है, मांसपेशी को कर रहा है। अब इसी वजह से कहा होता है कि जवान भी फिसलने लगती है, ये भी तो मांसपेशी की है ना मैम, है ना, ठीक है। तो आपने कहा वो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, क्लियर, समझ में आ गया। और द नेक्स्ट विच ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, इसको पेनक्रियास को बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, पेनक्रियास को तो मैम हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं ना, पेनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, जो इंडोकाइन का और एक्सोकाइन का दोनों का काम करती हैं, ठीक है, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों का काम ये करती हैं। हमने इसको कहा, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला, यही करेगा सारा काम, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, है ना। अब इसके ऊपर जाएंगे मास्टर ऑफ द मास्टर, सुपर मास्टर, वो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, क्लियर, बी वाला ऑप्शन राइट है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, आपने कहा यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो खून के अंदर शुगर लेवल को स्थिर कर रहा है, मतलब उसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है, वो कौन सा है, इंसुलिन है, ग्लूकागन है, आपने कहा ए और बी दोनों हो सकते हैं, थायरोक्सिन हो सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है तुम्हारे शुगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल नियंत्रित करने वाला, ठीक है। मजा आ रहा है, सेक्शन को शेयर करते रहना साथ में, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ए और बी दोनों होते हैं मैम। ये दोनों कहाँ से निकले थे भाई, इंक्रीज कहाँ से हुए थे, पेनक्रियास से हुए थे, यानी अग्नाशय से, बीटा सेल से हुए थे, क्लियर है, समझ में आया। इंसुलिन और ग्लूकागन, तो इंसुलिन वाला ऑप्शन जो है वो है राइट, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ए और बी दोनों है ना, तो सी वाला ऑप्शन राइट है, क्लियर है, समझ में आया, बोलो आया कि नहीं सॉरी। नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी नाइट्रोजन इज वेस्ट इन ह्यूमन, मनुष्यों में प्राथमिक नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक पदार्थ कौन सा होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या कैडेनियन। सभी नाइट्रोजन बेस्ड ये निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, क्या निकाला जाता है, आपने कहा मैम अमोनिया गैस होती है क्या, यूरिया होती है क्या, यूरिक एसिड होता है, कीटानाइन होता है, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो कौन होता है। बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है ना, हाँ जी, तो इधर आ जाओ थोड़ा, यहाँ ध्यान दे लो। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया वाले को आप कह सकते हो मैम ये फिशेस एक्सक्रीज करती हैं, इसका उत्सर्जन कौन करेगा, फिशेस करेंगे, क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो पानी में रहती है। अब जो अमोनिया का एक्सक्रीज करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, पानी का लेवल हाई होना चाहिए तब वो जाके वहां पे कर लेगा। लेकिन हमारे पास क्या, हमारे को पानी पीना है, हम नॉर्मल वाले हैं, ठीक है, हम नॉर्मल वाले हैं, तो हम यूरिया एक्सक्रीज करेंगे ना, यूरिया एक्सक्रीज करने वाले हैं। आप पूछ रहा है कि मतलब कौन सा है मनुष्यों के अंदर, इन ह्यूमंस, तो आप कह सकते हो मैम यूरोटेलिक है ना, अमोनोटेलिक उनको बोलते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ये यूरिक एसिड, अब इसको यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, बहुत कम चाहिए होती है, तो पशु पक्षी सॉरी पक्षियों को देखा है ना, चिड़िया को देखा, छोटा सा पेस्ट एक्सक्रीज करते हैं ना, व्हाइट कलर का, व्हाइट कह लो, ग्रीन कह लो, कुछ भी कलर होता है, तो वो पेस्ट टाइप से करते हैं ना, पेस्ट टाइप से, तो वो यूरिक एसिड का करते हैं, क्लियर। तो आपने कही ह्यूमस यूरिया। आओ द नेक्स्ट पे पूछे विच ब्लड वेसल कैरीज प्योरिफाइड ब्लड फ्रॉम द किडनी, गुर्दे से शुद्ध रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है। हमको इतना पता है मूत्रवाहिनी, गुर्दा है, आपने कहा धमनी है, शिरा है। हमको इतना पता है कि हमारा जो राइट वाला साइड है वो सारा
शुद्ध ब्लड है, मतलब कि हमारा जो प्योर ब्लड है वो राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में कौन सा है, जो हमारा इम्प्योर है, मतलब अशुद्ध रक्त है, उसको हम अशुद्ध रक्त का नाम देते हैं, है ना। ये तो हमें पता ही है कौन सा ले जाने वाला है। बताओ, यहाँ पे बात तुम्हारी किडनी की आ रही है, तो जरूर ना जरूर यहाँ पे शुद्ध रक्त कौन सी वाहिका ले जाएगी मैम, वो होगी गुर्दा शिरा, जिसको हम रीनल वेन बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो, समझ में आया ना। इनकी देखो, चलो समझ में आ गया, रीनल वेन होती है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। वेयर डज ग्लाइकोसिस डिक्योर इन सेल, कोशिका में ग्लाइकोसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पे होगी बताओ जल्दी से। हाँ हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो बिल्कुल साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, ये है मैम लिक्विड पार्ट, लिक्विड जो एक कोशिका के अंदर भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। आओ नेक्स्ट पे जरा। द रेस्पिरेशन पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के रक्त में कौन सा श्वसन वर्णक कौन सा है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या साइटोक्रोम, बताओ जल्दी से। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड, ओहो मायोग्लोबिन, ये तुमसे गलती से लग गया या तुमने ऐसे लगा दिया था गलती से, है ये लगा दिया था कि लग गया था, टच हो गया होगा, अच्छी सी बात है। ये हीमोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन थोड़ा ना हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ही तो है, मायोग्लोबिन कहाँ होगा भाई, तुम क्या लगा देते हो आंसर। नेक्स्ट देखो उधर, द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, थायरोइड में होती है, आपने कहा साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में होती है। ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण के बाद ये प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, बताओ। थाइरोइड को लॉक किया जाए, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, थाइरोइड को लॉक किया जा रहा है क्योंकि प्रक्रिया यहीं पे होती है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगाना जरा, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को पकड़ने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है, प्रकाश को पकड़ने के लिए भी एक वर्णक जिम्मेदार होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, क्लोरोफिल, कोटेनॉइड बोलते हैं, जंतोफिल बोलते हैं, फाइब्रोबिलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरा इसका आंसर लगाना, बोलो बोलो जल्दी से। प्रकाश को पकड़ने वाला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम, क्लोरोफिल ही होगा, क्लोरोफिल ही होगा, क्योंकि बात तुम्हारे आ रही है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में, जो कि मैम पौधे करेंगे, करेंगे ना, तो ए वाला ऑप्शन राइट है। और द नेक्स्ट पे, द एक्सपेरिमेंट ऑफ सैप मिलिक्योरिन थ्रो, रचनारोहण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, आपने कहा फ्लोएम के द्वारा, जाइलम, कॉर्टेक्स के या पित्त के द्वारा, आपने कहा जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, बताओ। कोई फूड का परिवहन करेगा तो मैम कोई पानी का परिवहन करेगा, दोनों ही प्रकार से, है ना, ये पौधों में क्रियाएं होती हैं। अच्छा बोलो, अरे वो टिश्यू होता है, वो टिश्यू होता है जो आप पौधे कहते हो ना, पौधों में बीज तुम पहले लगा देते हो, फिर तुम पानी वगैरह डालते हो, उसकी खूब सारी केयर करते हो, पानी जड़ के अंदर जो बीज होता है उसमें से जो आप बोलते हो एक टिश्यू होता है जो ऊपर मिनरल्स को लेके जाता है, उसको हम वस्कुलर टिश्यू का नाम देते हैं, संवहनी ऊतक का नाम देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टेप्स के लिए मैम जाइलम बोलेंगे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और द नेक्स्ट पे पूछा है कि द ट्रांसपिरेशन इन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, वाष्पोत्सर्जन के जल के रूप में निकाला जाता है, तरल, बर्फ या जलवाष्प या प्लाज्मा, कौन सा राइट है बताओ जल्दी से। देखो मजा आ रहा है, चैनल को शेयर करते चलना, सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। ये देखो इनको, मैम लाइव चल रही है रिकॉर्डेड, ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये रिवीजन क्लास चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ रहे हैं भाई। इसका आंसर लगा लो जल्दी से, सेक्शन को शेयर करते चलना जल्दी से, और इधर टेलीग्राम और क्या बोलते हैं आप बोल सकते हो इंस्टाग्राम, उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुम ड्राफ्ट वगैरह पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ वाटर वेपर बिल्कुल आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, आप बोल सकते हो मैम जलवाष्प, है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मैम जलवाष्प ही तो होगी ना, इस पर क्या ही बताएं। और नेक्स्ट पे, मिटोसिस क्या, और माइटोसिस कहाँ होता है, आपने कहा गर्भ कोशिका, जर्म सेल में होती है, सोमैटिक या स्पर्म या बोल सकते हो एक्सेल्स, किस में होती हैं,
बोलो जल्दी से, माइटोसिस कहाँ हमने बताया था मैम, वो कौन सी क्रियाएं हो रही थी, डाई क्रियाएं थी नहीं, सोमैटिक सेल्स थी नहीं, तो ऑप्शन बी वाला राइट होगा ना, होगा ना, जो भी लगा रहे बिल्कुल ठीक है, सोमैटिक सेल्स ही होती हैं। क्लियर, क्लियर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आओ जाए नेक्स्ट पे, पूछा है क्रॉसिंग ओवर क्योर इन विच फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है, प्रोगेज में होगा, 1 में होगा, मिडफेज में होगा, एनाफेज में होगा, टेलोफेज में होगा, बताओ जल्दी से किस फर्स्ट फेज में होगा। इसका क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज में होगा, ध्यान रखना ए वाला, ये तो अलग ही है ना, फेज नहीं होगा, प्रोफेज में होगा, ठीक है, जो फेज फर्स्ट में होगा तुम्हें ऑलरेडी मैं सेल में बता दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ उधर, डीएनए मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेल, डीएनए किसके दोहरे वाले इकाइयों से बना हुआ होता है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, मोनोसेक्राइड। हमने कहा सबसे छोटी सी यूनिट तुम बताओ इसकी, तुमने न्यूक्लियोटाइड बताई, बताई कि नहीं बताई, बोलो बताई ना, है ना, वो तो तुम्हें अब सारी डीएनए में पूछ लिया जाएगा, डीएनए में ध्यान रखना। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे मैम, 10 पेयर्स पाए जाएंगे पूरे के पूरे हेलिक्स के अंदर, ये जो पूरा हेलिक्स होता है ना, डबल हेलिक ये वाला, इस पूरे हेलिक के अंदर जितने पेयर होंगे उसको हम 10 पेयर्स का नाम देते हैं, 10 ही होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, चलो बिल्कुल ठीक है, समझ में आया, दोहरे वाले न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, हाँ इसी को हमने यूनिट बोली थी भाई, इसी को हमने यूनिट बोली थी छोटी सी, ठीक है, क्लियर है ना। न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, ये क्या होता है मैम, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, आप कह सकते हैं सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, क्लियर है, तो आप कह सकते हो इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो मैम टाइड, क्लियर, समझ में आया। और नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं मैम, न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट वाला जो साइड में होता है, चलो इसकी बात तो अलग है, ठीक वाला चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और नेक्स्ट पे, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय, एक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके आधारित होती है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होती है, डिफ्लोटाइड बॉन्ड की वजह से होती है, बताओ जल्दी से इसका आंसर, बोलो बोलो जल्दी से, कौन सा राइट होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई, समझ में तो आया ना, कोई बात नहीं, इधर ध्यान मत दो तुम उस पे, अच्छा अरे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है भाई, एक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बोलो कितनी बार समझाया तो मैं यार, फिर भी गलत कर दिया, ए वाला ऑप्शन राइट है, देखो ए वाले की संख्या ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी ये लगा। नेक्स्ट लगाना चाहता है, टर्म ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाई कंट्रीड बाय, सर्वाइवल ऑफ द फर्स्ट शब्द किसने दिया था, किसने उसको गढ़ा था, चार्ल्स डार्विन है, हर्बल स्पेंसर है, आपने ग्रेगर मंडल बोल सकते हो, जीन बेस्टल बोल सकते हो, कौन सा राइट है, बोलो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर्ड किसने गढ़ा था, शब्द को किसने दिया था, बी वाला ऑप्शन राइट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, बी लगा रहे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन देख के आंसर आ जाने चाहिए। द फर्स्ट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसने कौन करने वाले जीव कौन से थे, कैनोबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया, हरी शैवाल, फंगी थी, आपने कहा प्रोटोजोआ था, बताओ कौन सा था, बोलो बोलो कौन था। अच्छा साइनोबैक्ट, ये देखो कोई बात नहीं, ये जो ऐसी ऐसी बातें करें तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये हो चुके कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई साइनोबैक्टीरिया होगा ना सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाली जीव, बिल्कुल करेक्ट, ये जो साइनोबैक्टीरिया लगा रहे बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, उनकी चिंता मत करो तुम, वो हो गए, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होगा। और जो नेक्स्ट पे पूछा था एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, अब वह एंजाइम तुम बता दो जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, खाने में स्टार्च किसमें होता है, हमने रोटी खाई, ठीक है, उसमें स्टार्च पाया जाता है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया पाचन की शुरू हो जाती है हमारे मुख के अंदर, तो बताओ किसको तोड़ देता है, बताओ जल्दी से, है ना, कौन सा एंजाइम तुम्हें सबसे ज्यादा दिख रहा है,
पेप्सिन नहीं होगा, एंजाइम होगा। हाँ एंजाइम ही होगा, बिल्कुल ठीक है, एंजाइम ही होगा। यही एंजाइम होगा जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट देखो, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आपने कहा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट है? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बात तुम्हारे प्रोटीन की आ रही है ना, तो यहाँ पे जरूर ना जरूर अमीनो एसिड होगा। अंतिम उत्पाद क्या है मैम? अमीनो एसिड होगा, बिल्कुल राइट है। और द नेक्स्ट पे, द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन। श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित के बीच होता है। फेफड़े और रक्त के बीच में। जरा आंसर लगाना, कौन सा राइट है? बोलो। लंग्स एंड बॉडी वेसल्स। बताओ कौन सा राइट है? ब्लड एंड वोलाई होगा क्या? तुमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया लग रहा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ये होगा लंग्स एंड ब्लड के बीच में। आदान प्रदान इसी के बीच में तो होगा ना, श्वसन क्रिया की होगा ना। चलो और द नेक्स्ट पे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स, सेरिबेलम या सेरिबेलम। बताओ जल्दी से कौन सा पार्ट है वो? जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा वाला पार्ट है? मेडुला ऑब्लांगाटा, बिल्कुल करेक्ट, यही वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। यही मिलकर के पीछे मेडुला ऑब्लांगाटा और पोन्स फेरिली मिलकर के मैम पूछे क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, सबसे पीछे आप बोल सकते हो ब्रेन की जो पूछ यहाँ पे लगी हुई होती है, ब्रेन स्टेम उसी के पास होता है। क्लियर? मेडुला ऑब्लांगाटा वाला। नेक्स्ट देखो उधर, चलो उधर आप लगाओ क्वेश्चन। ए वाला ऑप्शन राइट है, नेक्स्ट लगाना। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। में से रक्त कणिकाओं प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपने कहा वो रेड ब्लड सेल्स होंगी। सफेद रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा कोशिका है, कौन सा यहाँ पे राइट है? बताओ, बोलो बोलो जल्दी से आंसर दो इसका। व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होगी ना, बी वाला ऑप्शन राइट है ना? बोलो होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी ना इम्यून सिस्टम के लिए मैम, व्हाइट ब्लड सेल्स ही तो होती हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलो और नेक्स्ट पे, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कार्ड। यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट कौन सा होता है? वो सीरम होती है। आपने कहा साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है। कौन सा यहाँ पे लिक्विड आपको चीज दिख रही है एक ब्लड के अंदर? बताओ जल्दी से, इसका आंसर आ जाना चाहिए सभी का। बिल्कुल ठीक है मैम, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, बिल्कुल यही तो है लिक्विड सब्सटेंस जो है ब्लड के अंदर, इन ब्लड यही है। सॉलिड पार्ट इम्पल्सेस के लिए पूछी जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर? और नेक्स्ट पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, भाई हमने बता दिया मैम, नेफ्रॉन होती है, बिल्कुल होती है। चलो और नेक्स्ट पे, यूरिया एक्सक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यूरिया निम्नलिखित में से कौन सा जीव उत्सर्जित करता है? अब तुम बताओ इसका आंसर। फिश होती है, एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, या आप कह सकते हो मैम स्तनधारी होते हैं या उभयचर होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? बोलो। हाँ आवाज आ रही है अब? क्लियर है? हाँ स्तनधारी होते हैं मैम, वो मैमल्स, मैमल्स ही करते हैं यूरिया का एक्सक्रीट, है ना? बिल्कुल। चलो और नेक्स्ट पे जरा, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मसल एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। विच, कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है और संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है मैम? वो होता है मायोसिस होता है, एक्टिन होता है, आपने कहा कोलेजन होता है या एलेस्टिन होता है? बताओ जल्दी से कौन सा है जो आपके यहाँ पे संकुचन के लिए जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है? बोलो बोलो जल्दी से। लोकोमोशन, और अच्छा लोकोमोशन गतिविधि उसकी बात अलग आती है, ठीक है। हाँ मायोसिन होता है यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक है, जो ए लगा रखे हैं। और जो नेक्स्ट पे, द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कनेक्टेड बाय। मानव शरीर की हड्डियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? लिगामेंट्स, टिगमेंट्स, उपास्थि, मांसपेशियां। बताओ जल्दी से, मानव शरीर की हड्डियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? बताओ जल्दी से, इसका आंसर लग जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट होता है, बिल्कुल। तो सभी ने आंसर लगाया लिगामेंट, लिगामेंट से ही मैम इससे ही जुड़ी हुई होती है हमारी हड्डियां, ठीक है। नेक्स्ट लगाना,
द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र किससे नियंत्रित होता है? स्वैच्छिक क्रियाएं होती है। इनवॉलंटरी एक्शन, देखो वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं, बताओ जल्दी से। स्वैच्छिक, अनैच्छिक, बताओ जल्दी से। संवेदी इनपुट, सेंसरी इनपुट, इमोशनल डिवाइसेस हो गए, रिस्पॉन्स हो गए, भावनात्मक प्रक्रिया होंगी जिनको हम खुद से कर रखते हैं। अब जो हमारे बस में नहीं उनको हम क्या ही करेंगे। दिल का धड़कना तुम्हारे बस में है क्या? आप कहोगे यही दिल भैया तुम थोड़ा सा धड़क जाओ, ठीक है, इनके नाम पे तुम थोड़ा सा धड़क जाओ, तो क्या धड़केगा? बोलो, धड़केगा क्या? नहीं धड़केगा। काय धड़केगा भाई? ये तो काम इसका है ना, ये खुद धड़ेगा। अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये सारी जो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं चलेंगी वो। ब्लड का प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सारी क्रियाएं तुम्हारे अंदर नहीं चलने वाली, वो सारी क्रिया अपने आप ही हो जानी है, ठीक। हाँ, तो आंसर कौन सा लगा रहे हो तुम? इनवॉलंटरी एक्शंस, बिल्कुल स्वैच्छिक क्रियाएं ही होंगी जो हमने आपको भी बता दिया। स्वतः तंत्रिका तंत्र में नियंत्रित कौन करता है? वो अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं, तुम्हारे बस की नहीं होने वाली सारी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द न्यूरोटिक ट्रांसमीटर दैट कैरीज मैसेजेस अक्रॉस द सिनेप्स, वह न्यूरोट्रांसमीटर जो संदेशों को सिनेप्स के पार भेज देता है, वो क्या होता है? आपने बताया मैम, एसिटिलकोलाइन होता है, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है। बताओ कौन सा राइट है इसमें से? बोलो जल्दी से। संदेशों को सिनेप्स के पार लेकर जाएगा। डोपामाइन नहीं होगा, बताइए। डोपामाइन नहीं होगा, ये कोलाइन होगा, असिटिलकोलाइन। ए वाला ऑप्शन राइट है, यही लेके जाता है सिनेप्स के पार, ठीक है, भेज देता है इस पे। और जरा नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अब तुम इसमें से बता दो मैम। एस्ट्रोजन नहीं होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, तो मैम ये तो फीमेल वाले हैं, ये दोनों तो फीमेल से निकलने वाले हार्मोन हैं। कहाँ से निकलेंगे? उससे तो निकलेंगे ना, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलेगा मैम? पेनक्रियाज से निकलेगा, उसकी बात समझ लेना, वो तो है। चलो नेक्स्ट लगाना जरा, द हार्मोन दैट रेगुलेट द स्लीप और साइकिल। अब ये जो रातों को नींद नहीं आती ना, किसकी वजह से नहीं आती? हार्मोन की कमी भी हो सकती है, तुम्हें टेंशन भी हो सकती है, तुम्हें स्ट्रेस भी हो सकता है, तुम डिप्रेशन भी हो सकते हो, पूरे दिन का सोचते हैं, बैठ के विचार करते हैं ना, तो ये सारी क्रियाएं भी तो होती है ना। वो कौन सा हार्मोन है जो तुम्हारी नींद के लिए जिम्मेदार है, उसको हम स्लीप साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है। सोना भी तो जरूरी है कि नहीं? कौन सा हार्मोन है वो स्लीप साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है? आपने कहा वो मेलाटोनिन होता है, इसी को हम स्लीप साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है, स्लीप साइकिल का नाम देते हैं। इसी को हम थर्ड आई भी बोलते हैं, ठीक है, थर्ड आई भी बोलते हैं, इसी को ही मेलाटोनिन होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट है। ग्रोथ हार्मोन तो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये तो मास्टर ग्रंथि से। नेक्स्ट लगाना जरा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट रिसीव द एग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, महिला प्रजनन तंत्र की वह संरचना जो ओव्यूलेशन के दौरान अंडाणु प्राप्त करती है, वो क्या होती है? अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, फिलोपियन ट्यूब होती है, वजाइना होती है, योनि होती है? बताओ जल्दी से कौन सा है राइट? मजा आ रहा है? सेक्शन को शेयर करते चलना ही काम तुम्हारा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सपोर्ट और प्यार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना। यहाँ तो हमारा वॉइस बॉक्स खराब हुआ जा रहा है, लिरिक्स वाला, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। फिलोपियन ट्यूब होता है, बिल्कुल राइट। अभी तो ये लगाया था ना, अभी तो लगाया था, ये फिलोपियन ट्यूब होता है। नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिज्म इन फीमेल्स। आपने कहा मैम कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लिंग लक्षणों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखो पहला है ये एस्ट्रोजन, इसका नाम देख लो इधर, ये है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उसमें तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, टाइपर से थोड़ी सी गलती होगी। अब देखो इसका लगाना, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। बताओ जल्दी से कौन सा राइट है? बोलो बोलो जल्दी से। पुरुषों वाला है ना, बोलो पुरुषों वाला है तो मैम ये टेस्टोस्टेरोन होगा ना, ये तो फीमेल वाला है, ये तो फीमेल वाला है, ये महिला वाला रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स है। ऑक्सीटोसिन आपका लव हार्मोन है मैम, ये वाला आपका क्या है? पुरुषों वाला है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट है, जो भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखो उधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फीमेल्स। आपने कहा ह्यूमंस,
इनमें से कौन सा मानव का मुख्य निवासन उत्पाद होता है? यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या क्रीडिन? कौन से यहाँ पे ऑप्शन राइट है? आप लगाओगे मैम यूरिक एसिड होता है क्या? बोलो, मानव का मुख्य निवासन उत्पाद। अब वो यूरिक एसिड करेगा क्या? यूरिया करेगा ना ही वो मोनोटेलिक है ना ही यूरिकोटेलिक है, वो है यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, इन ह्यूमंस, मैमल्स करते हैं ना, कुत्ता, अच्छा कुत्ता भी करता है। ठीक है, तो सी वाला जो है ऑप्शन राइट है। द प्रोसेस ऑफ विच यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुर्दों में मूत्र का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? छाना, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, पुनः अवशोषण बोलते हैं, सिक्रीशन बोलते हैं, या ऑल ऑफ दिस? बताओ जल्दी से, कौन सा राइट है जिसके दौरान हमारे गुर्दे के अंदर यानी किडनी के अंदर आपका मूत्र का निर्माण हो जाता है? आपने कहा मैम वो छानना भी होता है, पहले छनन की प्रक्रिया होती है, फिल्टरेशन होगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब पुनः अवशोषण हो जाएगा, किसका? पानी का होगा मैम, ब्लड से भी कुछ होगा, फिर होगा सिक्रीशन यानी कि स्त्राव, फिर आप कह सकते हो मैम ऑल ऑफ दिस। ये सात तीनों चीजें होती है ना बनने की क्रिया में, मूत्र बनने, यूरिन बनने की क्रिया में, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। द ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, वह रक्तवाहिका जो हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, ऑल्ट्रा होती है, या आपने कहा वेना कावा होती है? कौन सी राइट है? आप जल्दी से लगाए इसका आंसर, बोलो जल्दी से लगाओ भाई, मजा आ रहा है। सेक्शन को शेयर करते रहना साथ ही में। बहुत करेक्ट आंसर दिए हो। ऑल्ट्रा महाधमनी होती है, महाधमनी तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, सीधा जाएगी तुम्हारे हार्ट में। ठीक है, रक्त तक जाती है, बिल्कुल करेक्ट। हार्ट तो तुम्हारा मोटर का काम करता है, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती। चलो ऑन नेक्स्ट पेदर, द एवरेज ह्यूमन हार्ट रेट, औसतन मानव की हृदय की धड़कन कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 60 से 80 बीट्स पर मिनट, या 90 to 100 बीट्स पर मिनट, 120 से 130 बीट पर मिनट, 40 से 60 बीट पर मिनट। आप बताओ 120 130 होगी क्या? बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर तो। बच्चों को भी हम क्रॉस कर देंगे ना, 60 to 80 ही होनी चाहिए प्रति मिनट। आपने कहा मैम ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, दर इतनी ही तो होती है, ए वाले जो है बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट पे पूछे द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर, आपने कहा मांसपेशी रेखा जो संकुचन इकाई है, मायोसिन एक्शन माइक्रोमियर होता है, माइक्रोफाइब्रिल होता है? बताओ जल्दी से कौन सा राइट है, बोलो जल्दी। एक्शन नहीं होता, एक्शन नहीं होता, साइक्रोमियर होता है। सी वाला ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना इधर। ठीक है, हाँ इसको ऑलरेडी हम तुम्हें बता चुके हैं। मसल फाइबर इज और नेक्स्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवॉल्वड मसल, निम्नलिखित में से कौन सा अश्वैक्षी मांसपेशी है? आपने कहा मैम हृदय मांसपेशी, कंकाल है, मुलायम, या ए और सी दोनों होंगी? बोलो, अब वो वाली क्रियाएं होंगी जो अस्वैक्षिक होंगी मैम, कौन सी होंगी? स्केलेटल मसल्स होंगी, या आप कह सकते हो हमारी स्मूथ मसल्स होंगी, या कार्डियक मसल्स होंगी? बोलो, हमारे स्वैच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी चीज़ों में हमारा दिल का धड़कना हमारे बस में नहीं है, हमारे बस की नहीं है हम दिल को धड़का लें, वो तो धड़केगा, जब धड़कना बंद हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, हम यमलोक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब की क्रियाएं होंगी। तो इनवॉलंटरी अस्वैच्छिक चीज़ों में क्या होगा, आप कह सकते हो मैम कार्डियक मसल भी होगी, स्मूथ मसल भी होंगी। तो ए और सी वाला ऑप्शन राइट होगा कि नहीं? तो देखो सिंगल ए नहीं होगा, जो ए लगा रहे हो, ए और सी दोनों हो जाएगा, स्मूथ मसल, मुलायम मांसपेशी भी होगा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है ना। चलो और नेक्स्ट पे जरा पूछा है द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में विद्युत उत्तेजनाओं में संचारित करने वाले जिम्मेदार संरचना है? आपने कहा वो डेंड्राइट है, एक्सॉन है, साइनेप्स है, कोशिका शरीर है? कौन सा राइट है भाई? बिल्कुल करेक्ट। तंत्रिका तंत्र की इलेक्ट्रॉनिक की बात आ जाए तो जरूर एक्सॉन ही होना चाहिए। ठीक है, एक्सॉन ही होना चाहिए। ए वाला जो है, बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अरे भाई तुम्हारा अब कमेंट पढ़ते रहेंगे तो ये बात बताओ तुम जरा, क्या ध्यान हो पाएगा क्लास पे? बोलो क्या ध्यान हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब इन पे इनके, तुमने खाना खाया, तुम कब सोई, तुम कब जिंदा हो गई, तुम कब इस धरती पर अवतार ली थी, कहाँ से ली थी, कौन छोड़ के गया था तुमको, इन सब का बातों का क्या लेना देना है? ठीक है, और नेक्स्ट पे जरा द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसेस, मस्तिष्क का कौन सा भाग समन्वय और संतुलन के लिए जिम्मेदार? सेरेब्रम, सेरेबेलम, या मेडुला ऑब्लांगेटा, या पोन्स बैरोली? इसका पूरा नेम पोन्स बैरोली होता है, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में होता है, ब्रेन स्टेम के पास। ये दोनों ही मिलकर ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। आप बताओ जल्दी से इसका कौन सा ऑप्शन राइट है?
ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट होता है मैम, ये छोटा मगज होता है। तो मस्तिष्क का वह भाग जो संवहनी संतुलन को बना के रखेगा वो सेरेबेलम वाला पार्ट ही होगा, जिसको हम छोटे मगज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मैम, इट इज अ लिटिल ब्रेन। ठीक है, लिटिल ब्रेन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और द नेक्स्ट पे, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल। अब ये कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड के अंदर जो शर्करा का स्तर है उसको कम कर देगा? इंसुलिन है, ग्लूकागन है, आप बोल सकते हो मैम कोर्टिसोल है, या आप थायरोसिन है। बोलो जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन राइट है? हाँ भाई बताओ जल्दी से। रिस्पॉन्सिबल फॉर, अरे तुमने क्या लगा दिया? कोर्टिसोल का कोई ऑप्शन है क्या? है क्या? यहाँ तुम्हें हार्मोन ये इंसुलिन नहीं नजर आ रहा है? बोलो, इंसुलिन नहीं नजर आ रहा है? यही होगा भाई। चलो पेनक्रियास से निकल रहा है। अब देखो नेक्स्ट लगाना जरा। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा? अब कुछ लोग होते हैं बौने से होंगे, बौने से होंगे। क्यों भाई? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ही नहीं निकला। अब कुछ होंगे जो क्या करेंगे भाई, जिम जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनके मसल्स वगैरह ये बॉडी वगैरह नहीं बनती है, तो वो क्या करते हैं उसमें इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन का ही इंजेक्शन लेते हैं, जिससे और बॉडी बन जाती है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, बाकियों का काम नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी तो अपनी मेहनत वगैरह से जिम वगैरह में करते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन उनको दिया जाता है, वो ले लेते हैं। और कुछ लोग की हाइट नहीं बढ़ती, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ ग्रोथ हार्मोन ही आपकी हर चीज के लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो आपकी हाइट के लिए जिम्मेदार है, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है, चाहे वो मूथों की जिम्मेदार हो, मूछ वगैरह दाढ़ी वगैरह भी आती है, हर चीज के लिए ग्रोथ के लिए मैम जिम्मेदार है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन नहीं होगा तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। ठीक है, ग्रोथ नहीं होने वाली। समझ में आ गया? अब आओ नेक्स्ट पे जरा। विच प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन यूजुअली टेक प्लेस इन। मानवों में निषेचन की प्रक्रिया समानता कहाँ होती है? बताओ कहाँ होगी? कहाँ होगी? इन फिलोपियन ट्यूब। ये तो लगाया था ना भाई। इनमें कौन सा ऑप्शन राइट है? बी वाला ही ऑप्शन राइट है, लगा चुके हैं। नेक्स्ट देखो उधर, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म। पुरुष प्रजनन अंग जो शुक्राणु का निर्माण करता है वो कौन सा? यूरेथ्रा होता है, या आप बोल सकते हो एपिडिडमस होता है, अंडकोश होता है, प्रोस्टेट होता है, ग्लैंड होता है। बताओ कौन सा राइट है? किसमें यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है? बिल्कुल राइट, अंडकोश में ही होगा, टेस्टिस में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म्स वहीं से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लगाना जरा। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। नेफ्रॉन का वह हिस्सा जहाँ रक्त का छानना होता है वह कौन सा होता है? ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस का गुच्छा होता है, गुर्दे नलिका होती है, हैनल का लूप होता है। आपने कहा कुछ इस प्रकार से ये लगा हुआ होता है। ठीक है, आपने कहा कैसा होता है? आप ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना, यहाँ पे गुच्छा गुच्छा सा लगा होता है, इसको हम ग्लूमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये वाली क्रिया आप बोल सकते हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं, है ना, वोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं। ये नेफ्रॉन होता है भाई, ध्यान रखना। चलो यह वाला ऑप्शन लगाओ, कौन सा राइट है? ठीक है, चलो बिल्कुल ग्लूमेरुलस बिल्कुल करेक्ट, यही वाला होता है जो गच्छदार होता है। ठीक है, यही वाला पार्ट आपके फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, छनन की प्रक्रिया यहीं से होती है। नेक्स्ट देखना जरा, द हार्मोन दैट कंट्रोल द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज। वह हार्मोन जो गुर्दे का जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। देखो कंजूसी नहीं बिल्कुल, ठीक है, लाइक में बड़ा कंजूसी आती है इनकी। शेयर करते रहना साथ में, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना साथ ही में। कोई भी डाउट वगैरह तुम्हें पूछना हो टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, इंसुलिन होता है, वास्पोशिन होता है, थायरोक्सिन होता है, या एडिस्टोन होता है? कौन सा राइट है? जल्दी से लगाओ इसका आंसर। बताओ बताओ जल्दी से। वासोप्रेसिन होगा नहीं, यही तो करता है मैम पानी का पुनर्अवशोषण, इनको नियंत्रित करेगा गुर्दे के अंदर, है ना कि नहीं? यहाँ तुम इंसुलिन को मत उठा लेना भाई। और नेक्स्ट पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आप कहोगे हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। एक कोशिका से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बनता है। कोशिका मिलकर के बनाएगी इस टिश्यू को, टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन को बनाएगा, ऑर्गन से क्या होगा? एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा। होगा कि नहीं? बोलो, आएगा कि नहीं? कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है, तुम इतना समझ जाओ। क्या समझने के लिए हम कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी कोशिका है, ठीक है। अब
तुम्हें तो एक मिनट, ये क्या है, एक छोटी सी कोशिका है, ठीक है। अब इसके बाद जब एक टिश्यू बनेगा, एक टिश्यू बनेगा, तो वो टिश्यू कैसा बनेगा, टिश्यू ऐसा बनेगा, है ना, ये टिश्यू बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब इसके बाद जब एक ऑर्गन बनने को आएगा, टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन को बना देंगे। तो मैम ऑर्गन एक कैसे बनेगा, अब मान लो तुम्हारा ये अमाशय है, ये अमाशय है, ये भी तो एक क्या है, अंग ही तो है ना, एक ऑर्गन ही तो है। अब ये मिलकर के क्या बनाएगा, देखो ये प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहला छोटा सा कौन सा था, ये था सेल, ये था स्टार्टिंग में कौन सा था, ये एक सेल है, ये है कोशिका, ठीक है, ये है कोशिका, ये है ऊतक, ये है अंग, और यहाँ पे जब भी मिल जाएगा तो ये हो जाएगी अंग प्रणाली, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर। ये पूरा बन गया, ये ऑर्गन बना। अब ये ऑर्गन से यहाँ पे मान लो तुम्हारी ये दोनों किडनी है, ठीक है, ये पूरा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो छोटी सी क्रिया यहाँ पे कौन सी है, वो सेल कोशिका है, क्लियर ना। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। इनमें से कोशिकांग पावर हाउस कहलाता है। गोल्गी अपार्टेक्स होगा, उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम होगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। बताओ पावर हाउस तो हम किसको, ऊर्जा कहाँ पे बनती, कितनी मैम, एटीपीज के रूप में बनेंगी ना। आपने कहा एडिनोट्राइफॉस्फेट है ना, कितनी मैम, 36 से 38 बन सकती है ना, होंगी। ये तो दो वाली तो जो एटीपी बनती है आवादी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है। तो आपने कहा मैम माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यही पावर हाउस, ऊर्जा घर इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और द नेक्स्ट पे विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड। प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड, बाइलेयर। आपने कहा मैम केवल प्रोटीन की बनी हुई होती है, केवल कार्बोहाइड्रेट या डीएनए और आरएनए से, दोनों से ही बनी हुई होती है। बोलो जल्दी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती है। बताओ। बिल्कुल ठीक है मैम, फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और द नेक्स्ट पे द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अर्धपरामय झिल्ली के माध्यम से जल अणु को गति को क्या कहलाते हैं। वो डिफ्यूजन होता है, दैट इज ओमोसिस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, या आप बोल सकते हो एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, कौन सी क्रिया होगी, बोलो जल्दी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बताओ बताओ जल्दी से। सारी तुम्हारे रिवीजन क्लास, तुम्हें हर एक क्लास के बाद रिवीजन क्लास मिल जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पूरे के पूरे जो हम पढ़ा चुके हैं उन्हीं में से आए, सारे टॉपिक में से, क्लियर है ना। हाँ दैट इज होम्योसिस, बिल्कुल करेक्ट, परासरण की क्रिया ही होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलो और नेक्स्ट पे जरा पूछा है कि विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया आंसर दो इसका भी। हाँ तो पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और तुम्हारा डब्ट वगैरह भी तुम्हारे इंस्टाग्राम आईडीज पे पिन है, तुम ऑलरेडी इस पे कर सकते हो, डब्ट वगैरह पूछ सकते हो, क्लियर। चलो बार बार कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कौन सा होगा भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो प्रोटीन की बात आ जाए तो मैम यहाँ पे राइबोसोम होंगे, ये तो पावर हाउस है ना, ये तो पावर हाउस है, इसको हम शक्ति ग्रह बोलते हैं, ये हमारे प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। लाइसोसोम इसको हम आइटम बम बोल सकते हैं, ये फटेगा साथ में आपके जितने भी यहाँ पे उपस्थित अंग है ना, इनको भी ले डूबेगा साथ ही में, ठीक है। तो आप कह सकते हो बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, क्लियर। नेक्स्ट देखो लगाओ, विच ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। इनमें से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन की पैकेजिंग को संशोधन के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसका तुम आंसर बहुत जल्दी से लगाओ, गोल्गी अपार्टेक्स होता है क्या, बोलो बोलो जल्दी से, होगा ना कि नहीं, बिल्कुल होगा मैम, गोल्गी अपार्टेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वाले इधर देखो, यहाँ पे स्मूथ वाला पार्ट भी आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और ये रफ वाला भी होता है, ठीक है। कुछ में आप बोल सकते हो मैम रफ वाले में क्या है, द राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो ए वाला जो ऑप्शन लगा है वो राइट है। और द नेक्स्ट, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको हम कहते हैं, बोलो जल्दी से, कोशिका का किसको कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल कौन करेगा मैम,
वो करेगा न्यूक्लियस, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन ही राइट है। ब्रेन होता है, इसको ब्रेन भी बोलते हैं। विच ऑर्गेनल डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस? अब यहाँ पे अगेन न्यूक्लियस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर ही तो मैम डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और या नेक्स्ट पे, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अक्यूर्स इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन कौन सा होता है? माइटोसिस होता है, म्यूसिस होता है, द्विविभाजन होता है, मुकुलन की क्रिया होती है। इसका आंसर लगाओ जल्दी से। मैम दैट इज म्यूसिस, होगी नहीं? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अक्यूर्स सोमैटिक सेल्स, मैम म्यूसिस, करेक्ट है ना? होगी ना? बी वाला ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट है, म्यूसिस ही होती है। मजा आ रहा है ना? सेक्शन को लाइक करते चलना साथ में। और द नेक्स्ट पे, इन विच फेज ऑफ मिटोसिस क्रोमोसोम्स एलिन इन द सेंटर ऑफ द सेल? मिटोसिस के रूप के चरण में गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। प्रोफेज के रूप में, मेटाफेज के रूप में, या एनाफेज के रूप में, या टेलोफेज के रूप में? आप बताओ जल्दी से कौन सा राइट है? अब ये जो मिटोसिस होंगे ना, बोलो जल्दी से, मिटोसिस होंगे ना मैम, ये आप हमेशा याद रखोगे केंद्र में संरक्षित रहते हैं, ये मेटाफेज के एक में संरक्षित रहते हैं। तो आपने कहा बी वाला ऑप्शन राइट है, मेटाफेज होगा ना? हाँ भाई, जो बिल्कुल बी लगा रहा है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हमने कहा कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती हैं, एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि मैम वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वही तो ब्रेन ऑफ द सेल है ना, वही तो कंट्रोलिंग का काम कर रहा है ना इन सेल। तो वो जो ब्रेन का काम कर रहा है ना, अब वो प्योर डेवलपमेंट किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में वो डेवलप नहीं होता, लेकिन वो बेचारा पहले आता है। प्रो मतलब प्रथम, वो पहली बार आता है लेकिन उसमें डेवलप नहीं होता। अब उसके अंदर डेवलप नहीं, डीएनए वगैरह सब उसी के अंदर होता है कि नहीं होता? समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा राइट है? बढ़िया आंसर आ जाने चाहिए सभी के, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की है तो एब्सेंट इन न्यूक्लियस, यहाँ पे एब्सेंट न्यूक्लियस होगा कि नहीं? Which of the following organism has a eukaryotic cell? निम्नलिखित में से किस जीव में यूकैरियोटिक कोशिका होती है? जीवाणु, वायरस, कवक या आर्किया? जल्दी से लगाओ, किसमें होती? जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाओ, बढ़िया से आंसर लगाना चाहिए। हाँ भाई इसका आंसर लगाओ जल्दी से, कौन सा राइट है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या आर्किया? कौन सा राइट है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूकैरियोटिक फंगस लगा रहे हैं, फंगस लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन लगा है बिल्कुल राइट है मैम, यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये, कवक। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड? कोशिका के अंदर मौजूद द्रव्य को हम क्या कहते हैं? अब ये कोशिका, आप मान लो यहाँ पे ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, बड़ी हाईफाई कोशिका लग रही है तो, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे द्रव्य कौन सा होगा, तो तुम्हें बताना है कि मैम यहाँ पे आपने कहा सिंपल सी चीज कि यहाँ पे एक द्रव्य होगा, एक द्रव्य होगा, बिल्कुल होगा। ये द्रव्य कौन सा है? ये ऊपर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं ना। अब ये जो इसके अंदर बेचारा बैठा हुआ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है नाभिक, ये होता है नाभिक केंद्र, केंद्रिक आप बोल सकते हो मैम। ये इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? इसी के अंदर आप कह सकते हो, यहाँ पे अगर जो तरल होगा उस तरल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बोलते हैं ना, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं ना। तो आप कह सकते हो ये होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर? ए वाला ऑप्शन राइट है, होगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म नोन एज द सोसाइडियल बैक ऑफ द सेल? इनमें से कोशिकांग आत्मघाती का थैली, इसको हम बोलेंगे आत्मघाती थैली। हमेशा याद रखना ये राइबोसोम होगी या लाइसोसोम होगी। आइटम हमने किसको बोला था? जो सारे ऑर्गन को खुद तो ले डूबेगा, सब फटेगा तो सबको ले डूबेगा। तो बी वाला राइट है, राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम होता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगाना, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन ओनली अ प्लांट सेल? केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या गोल्गी अपार्टिक्स? कौन सा होगा? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। किसमें होगा? किसमें होता है?
क्लोरोप्लास्ट में होगा ना, पादप कोशिकाओं में पाने वाला क्लोरोप्लास्ट ही है, तो ये तो इंसेल है मैम, तो क्लोरोप्लास्ट ही है ना, तो सी वाला ऑप्शन राइट। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्गी कॉर्टेक्स का नहीं है? गोल्गी कॉर्टेक्स का काम तो मैम क्या होता है, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉर्टेक्स? प्रोटीन मॉडिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन पैकेजिंग या एंजाइम सिंथेसिस? बताओ जल्दी से कौन सा राइट है ऑप्शन, जरा लगाना। हाँ, इसमें से कौन सा काम, देखो ये गोल्गी अपार्टेक्स क्या करता है, देखो ये सीसीटीवी का काम भी करता है, और ये मैम प्रोटीन मॉडिफिकेशन का, आपने कहा मैम ये प्रोटीन पैकेजिंग का काम करता है, लेके भेज देगा, तो यहाँ पे कौन सा काम नहीं लग रहा है, ये एंजाइम सैलिनेशन का काम नहीं करता है। तो पूछा ये कौन सा काम नहीं करता, तो एंजाइम सैलिनेशन का काम नहीं करता, सी वाला और डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कौन सा प्रोटीन कोशिका झिल्ली में आयन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन? परिधि प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन होता है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है, या आपने कहा सिनाचल प्रोटीन होता है? हाँ भाई लगाओ जल्दी से कौन सा राइट है। अच्छा इनकी छोड़ दो तुम, सभी को ठीक है, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है, इन एडवांस का हैप्पी होली। चलो लगाओ। ये होती है मैम कैरियर प्रोटीन, ये होती है मैम अभिवाही प्रोटीन, इनको हम अभिवाही प्रोटीन ही बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट लगाना जरा, निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट की विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? इसको हम बोलते हैं इट इज नॉट रिक्वायर एनर्जी एटीपी, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, इट्स इंक्लूड ब्रॉड डिफ्यूजन एंड मोसेस, ऑल ऑफ दिस राइट होंगे, बताओ। निष्क्रिय परिवहन, बताओ जल्दी से ये कौन सा राइट है, बोलो बोलो, होंगे ना? अच्छा चलो ठीक है, इनका तो क्या ही बताएं हम, ये तो क्लास को ही पूरा पलट देते हैं, जज्बात ही पलट देंगे, वक्त भी बदल देंगे। ये आंसर लगाओ इसका, ये आंसर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो आधे तो हैं जो पढ़ रहे हैं, खैर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो डी लगा रहे हैं डी वाला ऑप्शन राइट है। देखो इसमें क्या होता है मैम, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, आप बोल सकते हो टू ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, या इट इंक्लूड्स ब्रॉड डिफ्यूजन एंड इम्यूसिस, दोनों ही क्या करेंगे, परासन और विसरण की क्रिया करेंगी, डी वाला राइट है। नेक्स्ट है मिटोसिस की किस तरह मुख्य सूत्र को ध्रुवों की ओर खींचते हैं? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मिटोसिस द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपसोल्यूट पोल्स? फर्स्ट फेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? कौन सा राइट है? टेलोफेज होगा क्या? किस चरण में मिटोसिस में क्या बोल सकते हैं, उसकी ओर ध्रुवों की ओर खींच देते हैं? वो प्रोफेज में नहीं होता, मेटाफेज में नहीं होगा, एनाफेज में होगा क्या? इट कॉल्ड एनाफेज, तो सी वाला ऑप्शन राइट है, इसको एनाफेज ही बोलते क्रोमोसोम्स में, है ना। तो एनाफेज वाला अगेन वाला क्वेश्चन भी राइट है, ये तो अपोजिट पोल्स के लिए, तो ये एनाफेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, साइक्लिन निर्भर किनल, साइक्लिन डिपेंड किनेस का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइक्लिन डिपेंड किनेस, यानी कि सीडीकेएस? कोशिका झिल्ली निर्माण करना, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, या बोल सकते हो रेगुलेटिंग द सेल साइकिल होगा, एंजाइम उत्कोलन होगा, या बोल सकते हो, बताओ जल्दी से कौन सा राइट है, कौन सा राइट है? डीएनए कोशिका का निर्माण करना, तो इसमें ध्यान रखना, ये हमेशा क्या करता है, जब बात सीडीकेएस की आ जाए, कोशिका चक्र को नियंत्रित करना, यानी रेगुलेटिंग द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, ठीक है, क्लियर?